नमस्कार दोस्तों। आधुनिक कहानियों और फिल्मों में तो हम अक्सर डर की तलाश करते ही हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि असली खौफ तो हमारी अपनी मिट्टी, हमारे अपने गांवों की पुरानी कहानियों में कहीं ज्यादा गहराई तक बसा हुआ है। आज की इस दिलचस्प चर्चा में हम उन क्षेत्रीय डरावनी कहानियों की परतों को खोलने वाले हैं जिन्होंने पीढ़ियों से लोगों को रात में घर के अंदर रहने पर मजबूर किया है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा सोचिए, अंधेरे का वो डर जो हम सभी ने कभी ना कभी महसूस किया ही है। ग्रामीण लोक कथाओं में ये डर सबसे ज्यादा कहाँ पनपता है? हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। वो पुरानी टूटती बिखरती वीरान हवेलियां जो गांव के किनारे एकदम खामोशी से खड़ी रहती हैं। दिन के उजाले में जो इमारतें आपको सिर्फ ईंट और पत्थर का ढेर लगेंगी ना, सूरज ढलते ही वो रहस्यों का केंद्र बन जाती हैं। आखिर उन बंद दरवाजों के पीछे ऐसा क्या होता है जो दिल में इतना खौफ पैदा कर देता है? चाय पियोगे? सुनने में तो बहुत ही आम और सीधा सा सवाल लगता है ना? लेकिन जरा कल्पना कीजिए, बिल्कुल सुनसान जगह, घुप अंधेरा, सालों से वीरान पड़ी एक खंडर हवेली, और अचानक उस हवेली के अंदर से एक औरत की बड़ी ही भयंकर आवाज आती है, चाय पियोगे? ये वो खौफनाक सवाल था जिसने हमारी पहली कहानी के मुख्य किरदार शंभू के रोंगटे खड़े कर दिए थे। गलत समय और गलत जगह पर पूछा गया ये सवाल किसी भयानक सपने से कम नहीं था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं खौफनाक हवेली के रहस्य की, जो इन कहानियों का सबसे अहम हिस्सा है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन कहानियों में हवेली सिर्फ एक बैकग्राउंड या ईंट पत्थर का ढांचा नहीं होती। ये अपने आप में एक जिंदा किरदार है, एक ऐसा पुल जो एक शानदार बीते हुए अतीत और आज के एक भूतिया जर्जर वर्तमान को जोड़ता है। ये वो जगह है जहाँ पीढ़ियों के राज, श्राप और अशांत आत्माएं कैद होती हैं। एक तरह से ये इंसानी दुनिया और अलौकिक दुनिया के बीच की एक सरहद का काम करती है। अब बढ़ते हैं हमारी पहली कहानी की तरफ, लालची चाय वाले और चुड़ैल। देखते हैं कि इंसानी लालच कैसे भारी पड़ सकता है। बेलवा गांव में शंभू और उसकी पत्नी मेघना के सफर की शुरुआत सुबह की एक नई उम्मीद के साथ होती है। लेकिन दोपहर तक काम ना मिलने की वजह से वो उम्मीद गहरी निराशा में बदल जाती है। और फिर आर्थिक तंगी और मजबूरी में आकर वो एक ऐसा फैसला लेते हैं जो उन्हें सीधा मौत के मुहाने पर ले जाता है। उसी भूतिया हवेली के ठीक बाहर शाम को एक चाय की दुकान खोल लेना। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई भी जानबूझकर उस शापित जगह पर जाने का रिस्क क्यों ही लेगा? इसका सीधा सा जवाब है ओवर कॉन्फिडेंस। मेघना गांव वालों के चेतावनियों को पूरी तरह नकार देती है। वो सोचती है कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं और अगर वहां दुकान लगाई तो वो मशहूर होंगे और खूब पैसे कमाएंगे। ये अहंकार और स्थानीय लोगों की बातों को सिरे से खारिज करना किसी भी डरावनी कहानी की एक बहुत ही क्लासिक शुरुआत होती है। लेकिन मेघना का ये सारा अहंकार जल्द ही चकनाचूर हो जाता है। शाम ढलते ही लाल आंखों वाला एक अजीब सा आदमी आता है, चाय पीता है और हवेली के अंधेरे में गायब हो जाता है। कुछ ही देर में वो एक डरावनी औरत के साथ लौटता है। वो मुफ्त चाय की मांग करते हैं और उस हवेली को अपना बताते हैं। और फिर देखते ही देखते वो दोनों शंभू और मेघना के ठीक सामने एक भयानक भूत और चुड़ैल में बदल जाते हैं। खौफ अपने चरम पर पहुंच चुका था। अब इतने भयानक मंजर में जान कैसे बचती है? किसी मंत्र या ताबीज से? जी नहीं, बल्कि इंसानी फुर्ती और एकदम देसी जुगाड़ से। मेघना अपनी जान बचाने के लिए वही उबलती हुई चाय सीधे उस भूत और चुड़ैल के ऊपर फेंक देती है। अचानक किया गया ये वार उन्हें वहां से भागने का वो चंद सेकंड का कीमती मौका दे देता है और वो जान बचाकर गांव से हमेशा के लिए भाग निकलते हैं। खैर, अब रुक करते हैं हमारी दूसरी कहानी का, पुश्तैनी हवेली का श्राप, जो बाहरी लालच की नहीं बल्कि अतीत के उस बोझ की बात करती है जो कभी पीछा नहीं छोड़ता। अमावस की कोहरे भरी रात, दो दोस्त विक्रम और सुमित अपने पुश्तैनी घर आते हैं। विक्रम पूरी तरह से तर्कवादी है और भूत प्रेतों को बकवास मानता है। दूसरी तरफ सुमित है जो काफी संवेदनशील है और गांव के उस डरावने माहौल में बड़ी आसानी से खिंचता चला जाता है। यही वो सबसे बड़ी टक्कर है, तर्क बनाम अलौकिक शक्ति, जो इस पूरी कहानी को आगे बढ़ाती है। सुंदरपुर पहुंचते ही चेतावनियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। डर के मारे ऑटो वाला बीच रास्ते में ही छोड़कर भाग जाता है और घर का पुराना केयरटेकर हरिया काका कांपती हुई आवाज में एक चेतावनी देता है,
अगर कोई आवाज आए या कोई सुरीला गाना सुनाई दे तो रुकना मत, पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि सिंगा हवेली की नर्तकी चंद्रमुखी आज भी अपनी टूटी पायल पहनकर वहां घूमती है। तो क्या वो इस चेतावनी को मानते हैं? आइए देखते हैं इस हिस्से में। मौत की सुरीली धुन। चंद्रमुखी के श्राप के काम करने का तरीका बहुत ही सिस्टमैटिक है। रात के अंधेरे में एक सुरीली रहस्यमयी धुन बजना शुरू होती है। जो भी इस सितार की धुन को सुनता है वो एक गहरे सम्मोहन में चला जाता है। सुमित के साथ भी बिल्कुल यही होता है। वो आधी रात को नींद में चलता हुआ उस शापित हवेली की तरफ खींचा चला जाता है, और इसका अंतिम चरण, जो भी उस धुन को बजाने की कोशिश करता है वो हमेशा के लिए एक पत्थर की मूर्ति बन जाता है। विक्रम जब अपने दोस्त सुमित को बचाने उस सिंगा हवेली के अंदर पहुंचता है तो सामने जो दृश्य था ना, वो किसी का भी खून सुखाने के लिए काफी था। हवा में 5 फीट ऊपर एक लाल रंग का सितार अपने आप बज रहा था, जिसे अदृश्य उंगलियां छेड़ रही थीं, और चारों तरफ वो लोग बैठे थे जो पत्थर की मूर्ति बन चुके थे, जिनमें गांव का वो लड़का रघु भी था जो कुछ दिन पहले गायब हुआ था, और सुमित बस उसी सितार को छूने के लिए हवा में उठ रहा था। सुमित को बचाने का वक्त बहुत कम था, और यहीं विक्रम की तर्कशीलता और इंसानी हिम्मत काम आती है। वो किसी भूत से कोई बहस नहीं करता, बल्कि सीधे एक भारी पीतल की मूर्ति उठाता है और उस रस्सी पर दे मारता है, जिससे एक विशाल लोहे का झूमर बंधा था। हजारों किलो वजनी वो झूमर सीधा उस तैरते हुए सितार पर गिरता है और उसे कुचल देता है। सितार के टूटते ही वो श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब तक हमने कहानियां सुनी, चलिए अब समझते हैं कि इन कहानियों के पीछे का असली सबक क्या है। लोक कथाओं के डरावने सबक। अगर हम इन दोनों कहानियों को आमने सामने रखकर देखें तो खतरे अलग हैं, लेकिन उनका पैटर्न एक जैसा है। चाय की दुकान वाले भूतों का मकसद सिर्फ बाहरी लोगों पर गुस्सा निकालना था, वहीं चंद्रमुखी को अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है उनकी हार का तरीका। दोनों ही बार अलौकिक शक्तियों को किसी जादू टोने से नहीं, बल्कि उबलती चाय या भारी झूमर जैसी वास्तविक दुनिया की चीजों का इस्तेमाल करके हराया गया। तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला हमें समझ आता है। इसमें हमेशा एक वर्जित स्थान होता है, जैसे कोई खंडहर हवेली। फिर आती है एक चेतावनी, जिसे बाहरी लोग अक्सर अपने अहंकार में नजरअंदाज कर देते हैं। उसके बाद मिलती है सजा, जहां उन्हें अपनी मूर्खता का परिणाम भुगतना पड़ता है। और अंत में बचाव का रास्ता, जो हमेशा इंसानी इच्छा शक्ति और हिम्मत से ही होकर गुजरता है। अब सवाल ये है कि ये सब हमारे लिए मायने क्यों रखता है? क्योंकि दोस्तों, लोक कथाओं की ये कहानियां सिर्फ टाइम पास या डराने के लिए नहीं बुनी गई हैं। ये सांस्कृतिक चेतावनियां हैं। ये हमें सिखाती हैं कि अति आत्मविश्वास से बचें, अपने आसपास के माहौल और अतीत का सम्मान करें, और सबसे बड़ी बात ये दिखाती हैं कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक मजबूत इंसानी इच्छा शक्ति हमेशा उस पर जीत हासिल कर सकती है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा विचार। जरा सोचिए, अगली बार जब रात के अंधेरे में किसी वीरान पुरानी और खंडहर इमारत के पास से गुजरना हो और अचानक हवा के झोंके के साथ कोई बहुत ही हल्की सुरीली धुन सुनाई दे, तो क्या उस वक्त बिना पीछे मुड़कर देखे सीधे आगे बढ़ते रहने की हिम्मत जुटा पाएंगे? इसका जवाब खुद से जरूर पूछिएगा। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।